मैं हूं शशांक बीएचयू से और मैं आज आप लोगों के लिए प्रगीत और समाज चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न आया हूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ओके, तो प्रथम प्रश्न है बच्चों, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? नामवर सिंह की कौन सी रचना है? ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, ओ सदानीरा, प्रगीत और समाज तिरिच। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? इसका ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बीएचयू से, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, बीएचयू से। समझिए हमारे यहाँ ही वो भी पढ़े थे और वहाँ कुछ दिन शिक्षक भी रहे और जेएनयू में भी ये प्रोफेसर रहे। ओके, हम लोगों को बहुत गर्व लगता है कि ये नामवर सिंह इतने बड़े वरिष्ठ आलोचक, इतने बड़े वरिष्ठ लेखक हमारे यहाँ पढ़े। जहाँ मैं पढ़ा हूँ, जिस संस्था में, वही जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ, वही ये भी पढ़े हैं। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न हमारे सामने है बच्चों कि प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत कैसा काव्य है? इसका ऑप्शन है गीत काव्य, आत्मपरक काव्य, प्रबंध काव्य। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रबंध काव्य। ये बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। और दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? हाँ, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केदारनाथ सिंह। ये आया था भी, समझिए लास्ट में, जब चैप्टर पार्ट 1 वाले वीडियो में पूरा अच्छे समझाया हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा, लास्ट में ये बात आई है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुक्तिबोध। ठीक है, मुक्तिबोध भी एक लेखक हैं, कवि हैं। अब अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। अब अगला प्रश्न है, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन सही मानो हार, यह किस कवि की कविता का अंश है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निष्कवय फक्कड़। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कविता के नए प्रतिमान पे मिला था और कब मिला था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1971 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न हमारे सामने, तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ किसकी कविता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नागार्जुन की। अगला प्रश्न, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर के रूप में नियुक्त थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जोधपुर विश्वविद्यालय में। नामवर सिंह 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पे, क्या विभाग के अध्यक्ष पद पे प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नामवर सिंह की। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रलय के छाया के कवि हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास एक रचना है, मतलब कविता है, बहुत लंबी कविता, उसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके, अब अगला प्रश्न है, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नामवर सिंह। अब अगला प्रश्न है, बाज की डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तब तो यही था, तय तो यही था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये भी देखियो, चैप्टर जब मैं एक्सप्लेन पढ़ाया था, इसका पार्ट 1 वाला वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसको एक बार समझ लीजिएगा अगर आप नहीं समझे हैं, तब आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ। तुम लोगों से दूर हूँ किसका कविता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुक्तिबोध का। अब अगला प्रश्न, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है पूछ दिया जाएगा इस बार आपके एग्जाम में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 28 जुलाई 1927 ईस्वी।
अगला प्रश्न है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो की भाषा। ये नामवर सिंह की पुस्तक है। ठीक है, इसी पे उन्होंने रिसर्च भी किया था, जो पीएचडी किए थे इसी तरह की चीज़ों पे किए थे, यही उनका एक पुस्तक भी है। अगला प्रश्न है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तिरिच। तिरिच नामवर सिंह की रचना नहीं है, वो है उदय प्रकाश की रचना, वो एक कहानी है। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी निराला की। अगला प्रश्न है प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नामवर सिंह। अगला प्रश्न नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। प्रगीत और समाज क्या है? आलोचना, निबंध, एकांकी, आत्मकथा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निबंध। अगला प्रश्न है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कविता के नए प्रतिमान पर। अगला प्रश्न नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, क्या चीज़ का प्रधान संपादक थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आलोचना पत्रिका के, जो त्रैमासिक था। त्रैमासिक मतलब 3 महीने पे वो निकलता था। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कामायनी के कवि हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कामायनी के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रसाद। ठीक है, कामायनी के कवि कौन है? तो प्रसाद है। अब अगला प्रश्न है अब अगला प्रश्न है बच्चों लिरिक का पर्याय क्या है? लिरिक का पर्याय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रगीत। ओके, अब मैं चलता हूं बच्चों अब सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। अब मैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलता हूं। तो सब्जेक्टिव प्रश्न हमारे सामने है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझे। ये इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। उन्हें आधुनिक कविता से शिकायत थी। किन्हें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अब प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है, उन्हें आधुनिक कविता से शिकायत थी, क्योंकि आधुनिक कविता में प्रगीत मुक्तकों का बढ़ावा दिया जाने लगा और कहा जाने लगा कि आजकल कोई लंबी कविताएं पढ़ना नहीं चाहता, किसी को फुर्सत ही नहीं है। मतलब जो नवी आधुनिक कविता जो आने लगी, छोटी छोटी कविता आने लगी, तो उसमें पूर्ण रूप से सभी चीज़ों का पूर्ण दृश्य नहीं होता है, छोटा छोटा खंड में बटा हुआ होता है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को थोड़ा सा इस चीज़ से शिकायत थी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कला के लिए सिद्धांत क्या है? उसका उत्तर है कला के लिए सिद्धांत से तात्पर्य है प्रगीत मुक्तकों का चलन अधिक होना और लंबी कविता को नकार देना। अब अगला प्रश्न है बच्चों प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रगीत का अर्थ एकांत संगीत या अकेले बैठकर गाया हुआ गीत माना जा सकता है। इसके बारे में यह धारणा प्रचलित रही है। प्रगीत के रूप में प्राय उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो बिल्कुल व्यक्तिगत और आत्मपरक हो। प्रगीत कहने का मतलब एक तरह का संगीत होता है, समझे ना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रगीत क्या है? एकांत संगीत है जो अकेले में बैठकर गाया हुआ गीत माना जा सकता है, और इसमें आत्मपरक और व्यक्तिगत बातें होती हैं। जो गीत में अंदर बातें होती हैं वो आत्मपरक होता है, मतलब दिल को अच्छा लगने वाला होता है, व्यक्तिगत होता है, समझ गए। अब मैं अगले प्रश्न पे बात करता हूँ। अगला प्रश्न है हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है? उदाहरण स्पष्ट करें। हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है? उदाहरण स्पष्ट करें।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ध्यान रखिएगा। हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का मुख्य स्थान है। हिंदी कविता का उदय गीत से हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात को। हिंदी कविता का उदय किससे हुआ है? तो गीत से हुआ है। ओके, कविता ने लोगों के मन को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। कबीर, सूर, मीरा, नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों ने प्रायः दोहे और गेय पद ही लिखे हैं। अगर विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ है, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ है। समझ रहे हैं? जो कविता का उदय हुआ था गीत से हुआ था, जिसमें देखिए गुरु नानक, कबीर, ये सब उस समय कहानी थोड़ी लिखते थे, उस समय सब दोहा टाइप का गीत ही लिख देते थे, समझे? तो यही चीज़ें हैं। अब हम लोग अब अगले प्रश्न पे बात करते हैं। आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न एवं गुप्त जी आदि के प्रबंध काव्य से विशिष्ट है? क्या आप आलोचक से सहमत हैं? अपने विचार दें। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर है आधुनिक प्रगीत काव्य का उदय 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। भक्ति काव्य से अलग इस रोमांटिक प्रगीतात्मकता के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है, जहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। इन रोमांटिक प्रगीतों में भक्ति काव्य जैसी भावना तो नहीं है, किंतु आत्मीयता और इंद्रियता जरूर है। मैथिली शरण गुप्त, जो कि राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों को काव्य का रूप देते थे, उनका काव्य भी प्रबंध काव्य था। उस समय उन्हें सामाजिक माना गया, लेकिन विद्वान जनों को यह एहसास हो गया कि इन रोमांटिक प्रगीतों में भी सामाजिकता है। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, कविता जो कुछ कर रही है उसमें सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। इस कथन का आशय स्पष्ट करें। निबंध में एक कथन आया था, उसी का आशय स्पष्ट करना है। प्रस्तुत पंक्ति आशय कैसे स्पष्ट करना वो तो मैं आपको बताया ही हूँ, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले लेखक कहाँ से वो पंक्ति लिया गया वो पहले लिखना होगा, फिर उसके लेखक कौन है वो लिखना होगा। यहीं से आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ये दोनों बातें अगर लिख देते हैं तब, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति नामवर सिंह द्वारा रचित निबंध प्रगीत और समाज से लिया गया है। आलोचक के अनुसार प्रगीतात्मक कविता में कई परिवर्तन हुए हैं। इस कविता का आशय यही है कि व्यक्तिगत अथवा एकांत लिखे गए गीतों में भी मानवता के भाव होते हैं और उसे केवल अकेलापन के मन को समझने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। अब अगला प्रश्न हमारे सामने, मुक्तिबोध की कविताओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है? आलोचक के इस विषय में क्या निष्कर्ष है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, मुक्तिबोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, उनकी अनेक कविताएं छोटी भी है और छोटी होने के बावजूद लंबी कविताओं से किसी कदर कम सार्थक नहीं है। वे कविताएं अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी हैं। कुछ विचार से तो नाटकीय रूप के बावजूद मुक्तिबोध की काव्य भूमि मुक्त प्रगीत भूमि है। मुक्तिबोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है, इसलिए उनकी कविताओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। लेकिन यह भी कि कविता आत्मपरक होते हुए भी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन और नागा अर्जुन के प्रगीतों की विशेषताएं क्या है? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। देखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। त्रिलोचन के प्रगीतों में जीवन जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र मिलते हैं वे दूसरे जगह दुर्लभ हैं। ये खुद नामवर सिंह कहते हैं इस बात को। वहीं नागार्जुन की बहिर्मुखी आक्रामक काव्य प्रतिभा के बीच आत्मपरक प्रगीतात्मकता अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीतों के परिचित संसार को एक झटके से छिन्न भिन्न कर देता है। लेकिन के बारे में था नागार्जुन के बारे में और त्रिलोचन के बारे में। अब अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है, मिथकथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। केदारनाथ सिंह की उद्धृत कविता से इस कथन की पुष्टि करें। हाँ, इसका उत्तर है मिथकथन का अर्थ होता है कम शब्दों में अधिक कहना, जो कि केदारनाथ सिंह की कविता में देखने को मिलता है। उन्होंने बड़ा ही सीमित शब्दों में एक विस्तृत भाव को व्यक्त किया गया है। ठीक है, ये देखिए हमारा प्रश्नोत्तरी का सत्र यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं आपको यही कहूँगा कि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और 12th के सभी बच्चों के पास भेज दीजिए हमारा वीडियो। और कुछ परेशानी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।